हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत से होगी और आपकी पढ़ाई जो है वो जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एमए के 11th एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन और मैं जो है आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा था 2015 से 2025 तक के। ठीक है, बाकी कोचिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर सवाल जो है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर जो ये चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ज्यादातर सवाल जो वही कॉन्सेप्ट या जो रूल्स वगैरह है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उन्हीं सब पर बेस्ड है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए हम इनको एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उसको मैं जो सवाल बार बार रिपीट हुआ है मैं सिर्फ उसको हिंट दिला दूंगा, देखो कि ये सवाल जो है सेम ही है। ठीक है, तो देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए डायनमो। डायनमो किसको कहते हैं? डायनमो जो है बेसिकली जनरेटर होता है। क्या होता है? जनरेटर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डायनमो क्या करता है? क्रिएट्स मैकेनिकल एनर्जी, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो, जनरेट चूंकि डायनमो जनरेटर है तो जनरेटर का क्या काम होता है? ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जनरेटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, कॉन्सेप्ट पता हो कि जनरेटर क्या होता है तो आंसर मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, कह रहा है कि ये जो तस्वीर दी हुई है इसमें दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है 90 डिग्री पर इस तरीके से एंटर हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ये तो सवाल हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, है ना। इसका सवाल हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर की तरफ होगा, करंट इधर से इधर की तरफ होगा। अब हम लगा देंगे क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि इसमें जो ये मान लो थंब है, ये 4 फिंगर है और ये सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, थंब और ये 4 फिंगर। तो 4 फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, इंडिकेट करना होता है। ठीक है, सेंट्रल फिंगर जो है इसको करंट की तरफ इंडिकेट करना होता है। तो वैसे केस में थंब जो है वो इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में, है ना। तो अभी इसको यहाँ पे लगा दो, ये वाली फिंगर फील्ड की तरफ, ये वाली फिंगर करंट की तरफ। तो इसको ऐसे रख के एक को फिक्स कर दिया, ऐसे टर्न कर दो। ठीक है, तो करंट ऊपर की तरफ हो गया, थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। यानी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर इनटू द पेज। क्या हो जाएगा? इनटू द पेज। और ये सवाल जो है एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये यही सवाल जो है कई बार रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार तो रिपीट हुआ, ये आगे दिख जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, वो फिर से वही रिपीट हुआ है। देखो 2025 में भी आया था और यही सवाल 2024 में भी आ चुका था। ठीक है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल एज शोन इन द फिगर। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है, फिर से वही कहोगे करंट इधर की तरफ है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर देंगे? वही लगा देंगे, फील्ड इस तरफ से करंट इस तरफ, थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। आंसर क्या आ जाएगा? इनटू द पेज। ठीक है, तो सेम सवाल है, इस पर टाइम जाया नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? The magnetic field at a distance r from a long wire carrying a current I is 0.4 Tesla. The magnetic field at a distance 2r will be. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 2r डिस्टेंस पर कितना होगा? तो सवाल में समझा दो पहले। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर एक करंट कैरिंग वायर से 0.4 टेस्ला है। मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, बहुत बड़ी सी वायर है, इससे r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो 0.4 टेस्ला है। तो सवाल यह है कि अगर यही मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ से
2r डिस्टेंस पर निकालते, मतलब इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है ना। यहाँ इस पॉइंट पर इतना है, दूसरे पॉइंट पर कितनी होती। तो देखो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि उससे सवाल हल कर पाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग straight wire at a distance r या at a distance is given by, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है ये, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा यहाँ पर म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये होता है, ठीक है। जहां पर म्यू नॉट जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। खैर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पर लगा दो, तो देखो B1 की वैल्यू कितनी है, इसके हिसाब से देखो तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, है ना, ऐसा लिखोगे। और B2 की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, और इस r की जगह क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो यहां से एक चीज गौर करो, इसकी वैल्यू दी हुई थी तुमको 0.4 टेस्ला, है ना। तो यहां पर इस चीज को रख सकते हो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, देखो दिया ऐसा हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। इस 2 को इधर कर दिया मैंने बाहर, इसकी जगह 0.4 टेस्ला रख सकते हो, इसकी जगह जब 0.4 टेस्ला रखोगे ये हो जाएगा कितना, 0.4 का आधा यानी 0.2 टेस्ला। कितना हो जाएगा, 0.2 टेस्ला। क्लियर, बात समझ में आ गई। कितना हो जाएगा, 0.2 टेस्ला जो है इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट, ठीक है। कह रहा है कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, ठीक है, तो इनकी वजह से इसके अंदर में मतलब इनसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट, तो क्या होता है, अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है कि जो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है उसके अंदर इस वाले रीजन पर है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इनसाइड इट, ठीक है, इनसाइड इट। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, ऐसा तुम्हारे 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए आंसर ये होगा, ठीक है। तो तुम्हें अपने सिलेबस के हिसाब से टिक करना है। वैसे ये आंसर जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्यों, क्योंकि जितना भी लॉन्ग सोलेनॉइड हो इसके इस बीच वाले रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। किनारे पर आने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, किनारे पर आने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्योंकि अब तुम्हारे क्लासेस जो है थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड की है, मतलब 12वीं क्लास वगैरह से, ठीक है। तो वो हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर देखोगे सेंटर पर जितना होता है ना, इस किनारे पर आते आते उनका आधा हो जाता है। तो इनसाइड का मतलब इन्होंने बीच वाला रीजन ले लिया है, ठीक है। छोटी क्लास के बच्चों को उतने मुश्किल में नहीं डाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर टिक करना है तो आपको अपने क्लास की बुक में जो लिखा हुआ है उनके हिसाब से ही टिक करना है। इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आ गई है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced when a magnet is plunged into a coil. The magnitude of induced EMF does not depend on, ठीक है। कह रहा है कि जैसा कि तुम जानते हो कि अगर किसी कॉइल के अंदर इस तरीके से मैग्नेट को प्लंज करते मतलब इसके अंदर से मूव कराते हैं ऐसे आगे पीछे, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है ना। क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है ना।
पढ़े हो ना, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है तुम्हारे कोर्स में फैराडे लॉ। उसमें क्या था कि अगर रिलेटिव मोशन हो कॉइल और मैग्नेट के बीच तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब सवाल ये है कि इंड्यूस्ड करंट किस किस चीज पर डिपेंड करता है। चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये इंड्यूस्ड करंट जो इसके अंदर होगा ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है। सुनो, ये डिपेंड करता है पहली चीज, ठीक है, स्पीड, कैसे लिख लो, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है। कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट पे डिपेंड करेगा, या कह लो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। और मैग्नेट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी जगह ऐसे भी समझ सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट या क्या कह लो मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारी क्लास के हिसाब से लिखा हूं लेकिन ज्यादा करेक्ट वर्ड ये है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी बात, ये जो कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है इस बात पर भी डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इस बात पर डिपेंड करता है। चौथी बात कि यहां जो ये है, ठीक है, कॉइल है, कॉइल है, इस कॉइल की रेसिस्टेंस क्या है, इस कॉइल की रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है हमारा क्या, रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, मटेरियल, और मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी भी आ जाएगा इसी में, है ना। यानी कि इस कॉइल की रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोले ना तो फिर ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है। बस समझ में गई, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज ओवर रेसिस्टेंस, तो करंट रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है लेकिन वोल्टेज जो है वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है फैराडे लॉ में। बस समझ में आ गई, ठीक है। फैराडे लॉ में जो कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कॉइल के, हाँ, लेकिन इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। अब इनके हिसाब से ऑप्शन को जो है वो चेक कर लो। तो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इस पे तो डिपेंड करता है, द स्पीड विद द मैग्नेट इज मूव्ड इस पर भी डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इस बात पर भी डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल, मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो सवाल क्या था दोबारा से देख लेते हैं। द induced EMF is produced when a magnet is present in the coil. The magnitude of induced EMF, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, EMF वर्ड यूज किया है, करंट नहीं बोला है ना। तो EMF जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस समझ में आ गई, क्योंकि मैंने क्या कहा था, EMF अगर आए यहाँ पर, अगर EMF आए तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंड्यूस्ड करंट की बात की जाएगी तो वो इस पर डिपेंड करेगा, क्लियर। अगर यहाँ पर करंट होता तो ये चारों ऑप्शन सही था, और ईएमएफ है ये चौथा ऑप्शन गलत है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर बिलो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, फिर से वही लगा देना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन पता हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देना, फील्ड इधर, करंट ऊपर की तरफ, थंब कहा जा रहा है अंदर, तो क्या हो जाएगा, इनटू द पेज। मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आपको अभी ही याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीट हो गया है, लेकिन सवाल करने से फिर भी पहले हमेशा देखना, हो सकता हो एग्जामिनर को ये बात समझ में आ गई हो कि बार बार रिपीट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर कर सकता है तो आंसर बदल जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल सकता है, तो हमेशा फिर भी पेपर में सवाल को देख के ही करना है, एग्जैक्टली सेम है तभी ये इनटू द पेज है, अदरवाइज क्वेश्चन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन जो है करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को एक स्ट्रेट वायर के चारों तरफ, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, ये बात तो गलत है, क्यों, क्योंकि इसके अराउंड जो फील्ड होती है
ये सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये वायर के परपेंडिकुलर जरूर होती है लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो इन्होंने क्या किया, फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी वायर। तो ये बात तो गलत हो गई, ठीक है, ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। हमसे क्या पूछा है, करेक्टली डिस्क्राइब, तो सही चुनना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वायर, ये बात भी गलत हो गई, पैरेलल वायर के पैरेलल तो होता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए रेडियल लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम दी वायर, नहीं वायर से ऐसे रेडियली आउटवर्ड नहीं है ना, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन दी वायर, हाँ ये कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होता है जिसमें सारे सर्किल का सेंटर जो है कहाँ होता है, वायर के सेंटर पे होता है ना, वायर के सेंटर पे होता है, ऐसा है ना, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, याद रखना ट्रू की बात नहीं कह रहा है, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मोटर क्या करता है भाई, नहीं तो मोटर तो कन्वर्ट करता है किसको, देखो मोटर क्या करता था, मोटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, ये उल्टा बोल रहा है, तो यही बात गलत हो जाएगी, है ना, यही बात गलत हो जाएगी। तो यानी हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा, चूंकि नोट ट्रू हमें चाहिए था। बाकी के ऑप्शन को भी चाहो तो तुम चेक कर सकते हो। कह रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जनरेटर काम करता है। कह रहा है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कि जो करंट कैरिंग कॉइल होता है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लगभग इस तरीके से ऐसे पैरेलल होती है सेंट्रल रीजन में, है ना, तो नई बात है कि नहीं है। इस तरीके से जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, यहाँ पर पैरेलल होती है, ये बात सही है, ठीक है, ये भी सही है। फिर है ए वायर विद ए रेड इंसुलेशन यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई, डोमेस्टिक सर्किट में पढ़े होंगे कि रेड वायर जो है वो लाइव वायर को बताता है, ठीक है, जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थ वायर को बताता है, ठीक है, ऐसे ही जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल वायर होता है ना। तो इस तरीके के जो कलर होता है वायर का, तो लाइव वायर को क्या रिप्रेजेंट, लाइव वायर को रिप्रेजेंट करता था कौन, रेड इंसुलेशन वाली कवरिंग, ये भी सही है। तो गलत जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर यही था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर्स इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच, ठीक है, 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। तो ये तो सीधी सीधी बात है, जनरेटर अगर पढ़े होगे तो वहां क्या देखोगे, रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, और हर हाफ रोटेशन में वो करंट की डायरेक्शन क्या होती थी, तब्दील होती थी, ठीक है। तो हर हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन तब्दील होती है, एक साइकिल में 2 बार होता था, क्लियर ना, याद है, ये भी क्या है, टू द पॉइंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया, एसी मेंस एसी सप्लाई जो आता है हमारे घरों में इंडिया के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो देखो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड कंप्लीट करता है, और इस 50 साइकिल में करंट की डायरेक्शन 100 टाइम्स बदलती है, ये भी अगर आए तो याद रखना, चूंकि एक साइकिल में 2 बार, तो ठीक है, एक साइकिल में 2 बार, तो 50 साइकिल में 100 टाइम्स, और ये 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होता है, यानी 1 सेकंड में हमारे एसी करंट जो आता है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इंडिया के अंदर, करंट की डायरेक्शन जो है वो 100 बार बदलती है 1 सेकंड में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। फिर से देखो, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इफ इट्स डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर एवरी 0.01 सेकंड। देखो अभी जब मैं बोला हूं ना उसी सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा अगर वो 0.01 सेकंड में करंट की डायरेक्शन तब्दील कर लेता है। तो देखो करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल में कंप्लीट होता है ना, यानी कि टाइम पीरियड जो है इसका दुगना होगा 0.01 का, यानी हो जाएगा 0.02 सेकेंड, ये है इसका टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 1/0.02, तो 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है 50 हर्ट्ज है, क्लियर, बात समझ में आ गई है, क्योंकि
हर आधे साइकिल में करंट की डायरेक्शन बदलती है, तो ये आधे साइकिल का टाइम होगा, इसका दुगना करेंगे तो पूरे साइकिल का टाइम आ जाएगा, और एक साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, या कह लो फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 50 हर्ट्ज आ जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कह रहा है इनमें से कौन सी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिगार्डिंग गलत है। ठीक है, तो पहला कह रहा है मैग्नेटिज्म यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ एज डिजायर्ड। कह रहा है जरूरत अपने डिजायर्ड के हिसाब से उनके इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी स्विच कर सकते हैं, है ना। ये बात सही है, बिल्कुल। स्विच को ऑफ कर दोगे तो करंट नहीं होगा, उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। जैसे ही ऑन करोगे करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी वो, और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये बात सही है, सही है, ये आंसर नहीं है, इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। ठीक है, फिर कह रहा है मैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल, अभी जस्ट बोला था कि करंट जब पास होता है तभी वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। बिल्कुल ये बात सही है। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ऐसा, ठीक है, इसके अंदर जो ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है, इस नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करा करके हम क्या करते हैं, इसमें इसके स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। कह रहा है द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। ये पोलरिटी का मतलब यानी कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल को हम बदल नहीं सकते। नहीं, ये बात गलत है। चूंकि करंट की डायरेक्शन को जब हम तब्दील करते हैं तो वैसे केस में पोलरिटी इसकी बदल जाती है। जैसे मैं तुमको याद दिलाता हूँ, शायद पढ़े होगे, जैसे करंट के अंदर मतलब कॉइल के अंदर अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है। करंट अगर क्लॉकवाइज होता है तो ये बनाता था क्या, साउथ पोल, है ना। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो ये बना लेता था क्या, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स करंट की डायरेक्शन बदलने पर यहाँ पोलरिटी तब्दील हो जाएगी। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि हमसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से रिपीट हुआ है। देखो, ये देखो 2016 में आया था। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो सेम सवाल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इनटू द पेज, रिपीट हुआ है, वैसे ही सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, तो सब देखो क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वेस्ट की तरफ और वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सबसे पहले मैं पिक्चर बना दे रहा हूं यहाँ पर। ये देखो, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। पेज पर ऐसे ही बनाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फर्दर क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वेस्ट की तरफ, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया इधर की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ फेंका गया तो यानी इसका मोशन इस तरफ है। पॉजिटिव चार्ज का मोशन जिस तरफ होता है उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन कह रहा है कि उस पर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड थी जिसकी वजह से फोर्स जो है, मतलब जो वो डिफ्लेक्ट हो गया है, वो नॉर्थ की तरफ लग गया हो गया है। यानी कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रही है, नॉर्थ की तरफ, है ना। तो फोर्स इस तरफ है। तो अब बताओ, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सवाल किसका हुआ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का ही हुआ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या कहोगे, ठीक है, करंट की तरफ सेंट्रल फिंगर होना चाहिए, थंब मोशन की तरफ होना चाहिए, और जो फोर फिंगर होना चाहिए वो फील्ड की तरफ होना चाहिए। दोबारा सुन लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फोर फिंगर फील्ड की तरफ होना चाहिए, सेंट्रल फिंगर करंट की तरफ होना चाहिए, थंब किधर होना चाहिए, मोशन की तरफ। तो अब यहाँ पर देखो, करंट इधर की तरफ है तो मैं एक फिंगर फिक्स कर लेता हूँ, इधर की तरफ फिक्स कर लिया। अब मोशन की तरफ, क्योंकि अभी मोशन पता है तो ये उसको थंब को उधर करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा, ऐसे। ठीक है, तो देखो, फोर्स की तरफ, मोशन की तरफ, तो करंट ये जो फोर फिंगर है वो किधर बता रहा होगा, फील्ड की तरफ। यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है,
अब देखो ये अंदर की तरफ होने का मतलब क्या है, इसको जमीन के ऊपर अगर सोचोगे तो ये क्या है, अंदर की तरफ होने का मतलब जमीन के नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आई बात है कि नहीं? कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इधर बाहर होता तो कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये चीजें हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे बनी होगी ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है? हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। उनके हिसाब से अंदर, उनके हिसाब से अंदर का मतलब जमीन के नीचे, और उनके हिसाब से ऊपर का मतलब ऊपर आसमान की तरफ, है कि नहीं? यहाँ से क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जल्दी में तेजी में बोल गया हूं अगर, तो दोबारा से एक बार रिपीट करके इसको देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? पहला है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, क्या ये बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस है? तो पहले सुन लो ये क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था बेसिकली, कि जैसे ये कॉइल था और ये मैग्नेट है ना, और इस कॉइल और मैग्नेट के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या क्या कह लो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था, है ना, या क्या कह लो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता था, है ना। अगर कॉइल कंप्लीट हो, सर्किट कंप्लीट हो तो इंड्यूस्ड करंट, अदरवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था? प्रोड्यूस होता था। ठीक है, अब जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इनकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट होता था। ठीक है, तो ये चार्जिंग का कोई प्रोसेस नहीं था, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, ये बात गलत है। दूसरा क्या है? द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ये फील्ड को जनरेट करने का एक तरीका है जब करंट को पास किया जाता है कॉइल से, तो नहीं, ये बात भी गलत है। प्रोड्यूसिंग करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, ये वाली बात सही है। ठीक है, कि ये क्या करता है? इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर प्रोड्यूस करता है अगर रिलेटिव मोशन हो कॉइल और मैग्नेट के बीच। ठीक है, चौथा भी गलत ही है। क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर के कॉइल को रोटेट करने का एक तरीका है। नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन ये है, ऑप्शन नंबर सी है। ये सवाल भी देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है 2 बार आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि a strong bar magnet is placed vertically above a horizontal wooden board। ठीक है, कह रहा है कि एक बार मैग्नेट को ऐसे हॉरिजॉन्टली वुडन बोर्ड के ऊपर रख दिया गया। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं? ऐसे रख दिया गया, मान लो हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड ऐसे रहा होगा इस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड ऐसे रहा होगा इस प्लेन में। मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर हॉरिजॉन्टली, मतलब जैसे टेबल के ऊपर रख दो, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है मिसाल के तौर पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसके इसको ऊपर रख दिया गया, तो कह रहा है द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी, अब इनकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा? तो सबसे पहले मैं इसका फील्ड लाइन बना देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आए। देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली होगी और इधर की तरफ एंटर कर गई होगी, है ना, सॉरी डायरेक्शन गलत बना दिया, ऐसी, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली होगी, इधर से ऐसे एंटर कर गई होगी। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे यहां से निकली होगी, ऐसे सामने से इधर की तरफ से एंटर की होगी, ऐसे निकलेगी ऊपर से पीछे की तरफ से इधर एंटर की होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा बार है ना, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये बहुत सारी प्लेन है जिसमें ये लाई करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर होगा वो हर प्लेन में लाई करेगा जो इस मैग्नेट के चारों तरफ होगा। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे ही कुछ था कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ होगा? ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा मैग्नेट की चारों तरफ? तो नहीं। ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, सिर्फ वर्टिकल प्लेन में होगा मैग्नेट की तरफ? तो नहीं। इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, तो ये भी नहीं है। इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट, सारे प्लेन में होगा मैग्नेट की तरफ, तो ये बात सही है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अभी जो मैंने ऑप्शन बताया उसमें तो सिर्फ वर्टिकल प्लेन आ रही है, नहीं, लेकिन देखो जब ये फील्ड यहां से ऐसे निकल रही थी, ऐसे, ये ऐसी प्लेन में भी तो आएगी, इस पॉइंट पर ये ऐसी प्लेन में भी तो आएगी, इस पॉइंट पर ये वर्टिकल प्लेन में भी तो आएगी, इस पॉइंट पर ऐसी प्लेन में भी तो आएगी, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी तो आएगी। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो बहुत सारी प्लेन में लाई कर रही है। तुम सिर्फ इसको अगर देखोगे तब कहोगे वर्टिकल प्लेन में, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे कर्व की फॉर्म में निकल रही है ना, इस वाले पॉइंट पर इस प्लेन में भी है, इस थोड़ा जहां पे कर्व है वहां पर ऐसी प्लेन में भी होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि
द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, caused by current carrying conductor which is, तो कह रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है। वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या होगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहा होगा, सर्कुलर कॉइल रहा होगा, सोलेनॉइड रहा होगा, या शॉर्ट स्ट्रेट वायर है, या कोई शॉर्ट स्ट्रेट वायर है। तो देखो मैं इसको अगर समझाऊं तुम्हें, तो हमने ऐसा बनाया था, या एनसीईआरटी में तुमने पढ़ा होगा, ऐसे करंट कैरिंग कॉइल होती है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट कैरिंग कॉइल होती है, तो इनकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, है ना, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, ऐसे ऐसे बनते थे, है ना। तो कुछ इसी तरीके के मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली फील्ड बनी हुई है, व्हाइट वाली लाइन बनी है, पूछ रहा है कि ये कंडक्टर कौन सा था, ये क्या रहा होगा, सर्कुलर कॉइल रहा होगा, है ना, क्या रहा होगा, सर्कुलर कॉइल रहा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फुल्ली ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से किस डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग करते हैं जनरेटर का यूज, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जबकि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर करंट की वैल्यू को मेजर करता है, मोटर उल्टा काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन प्रोड्यूस करेगा, तो वो जनरेटर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फिर से वही सवाल है, फिर से सेम सवाल है, इनडायरेक्ट वे में दूसरी तरफ से पूछा है। कह रहा है जनरेटर कन्वर्ट्स, जनरेटर क्या करता है, तो देखो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सिंपल, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। अगले सवाल पे चलो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, द करंट इन द सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाता है। देखो जब शॉर्ट सर्किट होता है उस केस में करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर बहुत तेजी से राइज कर जाती है, ठीक है। ये क्या है, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है, डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट है ना, ठीक है, उसी के अंदर होगा, ठीक है। तो इंक्रीजेस हैवीली, शॉर्ट सर्किट के वक्त करंट जो है सर्किट के अंदर क्या हो जाता है, बहुत तेजी से राइज कर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ क्या चले, तो क्या कह रहा है ये, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इनमें से कौन इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट नहीं है। अब देखो इस सवाल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, उसमें क्या क्या यूज होता है, ठीक है। जो बोर्ड वाली तैयारी करते हो ना, वो अगर किए होगे तो याद होगा। तो देखो इसमें से कौन सी चीजें इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर नहीं होती है। पहला है इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये होता है, स्प्लिट रिंग इसके अंदर होता है ना, कॉइल इसके अंदर होता है, स्टेशनरी ब्रशेस, है ना, स्टेशनरी ब्रशेस जो है एट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। नहीं देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि डिफरेंट पोजीशन पर स्टेशनरी ब्रशेस होता है, नहीं एक ही जगह पे होता है, इधर उधर, ठीक है, एक इधर है ना, एक ही जगह पे स्टेशनरी ब्रशेस लगे हुए होते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सारा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा सुटेबल आंसर जो है वो डी लग रहा है। वैसे ये सवाल डिलीट हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी ब्रशेस को यूज किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ही जगह पर इधर उधर ब्रश होते हैं ना, ऐसे मोटर के अंदर स्प्लिटरिंग होती है ना, ऐसे स्प्लिटरिंग होती है, इस स्प्लिटरिंग के जहां पर स्प्लिटरिंग है उसी पोजीशन पर तो दोनों ब्रश है, सेम ब्रश पोजीशन पे है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था 2015 तक के सवाल, ठीक है। हम रखेंगे आज यहीं तक, थैंक यू। बाकी आपको वीडियो सही लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक और चैप्टर बचा है फिजिक्स का, वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हालांकि वो चैप्टर बोर्ड के हिसाब से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन एमयू के 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन वहां से आते हैं। इवन जो अभी 2025 का सवाल था उसमें भी वहां से सवाल आए हैं, 2024 में भी सवाल आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड के हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।